हाँ जी, बायबैक सेक्शन नंबर 68। बायबैक में क्या करते हैं अपन? खुद के ही शेयर्स। कौन से शेयर्स? इक्विटी शेयर, क्योंकि प्रेफरेंस शेयर्स तो रिडीम होने ही वाले हैं ना, है ना, प्रेफरेंस शेयर तो रिडीम होने ही वाले, तो खुद के ही इक्विटी शेयर्स में वापस खरीद रहा हूं, तो खरीद सकता हूं क्या? सेक्शन 68 कहता है तुम डेफिनेटली खरीद सकते हो, है ना। तो सेक्शन 68 क्या बोलता है? परचेज ऑफ इट्स ओन सिक्योरिटी बाय दी कंपनी। अच्छा, तुमको बायबैक करना है, पैसा लगेगा नहीं लगेगा? बिल्कुल लगेगा। तुम बायबैक के लिए पैसा कहां से यूज कर सकते हो, मतलब सोर्सेस ऑफ बायबैक क्या है ना। जैसे अपन ने रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर के सोर्सेस पढ़े थे क्या? जैसे वो क्या क्या था? प्रॉफिट में से, प्रोसीड्स ऑफ फ्रेश इश्यू, ये सब। वैसे ही इधर है कि कौन से सोर्सेज में से तुम बायबैक का पैसा दे सकते हो। पहला क्या है? फ्री रिजर्व्स। फ्री रिजर्व्स पड़ा रहेगा मेरे पास बैलेंस शीट में, वो पैसों से बायबैक कर सकता हूँ क्या? बिल्कुल कर सकता हूँ। दूसरा क्या? सिक्योरिटी प्रीमियम के पैसे से बायबैक कर सकते हो। एंड तीसरा क्या? प्रोसीड्स ऑफ इश्यू अदर देन, मतलब बेसिकली कुछ दूसरे शेयर, इक्विटी शेयर का बायबैक करना है मुझे, मैंने प्रेफरेंस शेयर्स निर्माण किया और वो प्रेफरेंस शेयर्स मैंने पब्लिक को दिया, पब्लिक से पैसा आया और वो पैसों से मैं क्या कर रहा हूँ? इक्विटी शेयर होल्डर का बायबैक कर रहा हूँ। कर सकता है मैं वैसे भी, बिल्कुल कर सकता। अच्छा, जब 1 और 2 पॉइंट है ना, अगर उधर के सोर्स से तुमने बायबैक किया तो तुमको वो बायबैक करने से पहले उतना अमाउंट, एंड अमाउंट इक्वल टू दी नॉमिनल वैल्यू, मतलब उस अमाउंट जितना भी फेस वैल्यू बनता है वो शेयर्स का, उतना अमाउंट ट्रांसफर करना पड़ेगा किधर? CRR में, है ना। फिर जाके तुम वो सोर्सेस से तुम कर सकते हो। हाँ, व्हाट्स नेक्स्ट? ये तो तुमको सोर्सेस बताई गई थी, सोर्सेस बताया सेक्शन नंबर 69 में। अगला आता है सेक्शन नंबर 68 विच टॉक्स अबाउट व्हाट? कंडीशंस। भाई बायबैक करना तो किस तरीके से करूंगा मैं, हाँ, है ना, किस तरीके से करूंगा? तो काफी लॉजिकल, इट मस्ट बी अथोराइज बाय AOA। दूसरा, लिमिट दी गई है, बायबैक की लिमिट कितनी है? अच्छा, लिमिट में बड़ा क्वेश्चन पूछता है। अगर बोर्ड रेजोल्यूशन तुमने पास किया बस, तो बोर्ड रेजोल्यूशन के तहत तुम कितना रेज कर सकते हो? 10% ऑफ व्हाट? गलत, पेड अप इक्विटी शेयर कैपिटल। बहुत जरूरी है। यहां पे तुम प्रेफरेंस शेयर्स भी लोगे क्या? नहीं लोगे, ओनली पेड अप इक्विटी शेयर कैपिटल प्लस फ्री रिजर्व प्लस सिक्योरिटी प्रीमियम, बोर्ड रेजोल्यूशन के तहत। अच्छा, अगर आपने एक स्पेशल रेजोल्यूशन पास किया तो कितना कर सकते हो? 25% कर सकते हो। किसका? इसका ही, है ना, पेड अप इक्विटी, फ्री रिजर्व, सिक्योरिटी प्रीमियम। बढ़िया है। फिर एक एग्रीगेट लिमिट दी है। एग्रीगेट लिमिट मतलब क्या? ऑल टाइम की लिमिट, ऑल टाइम लिमिट, है ना, मतलब कंपनी के पूरे जीवन की लिमिट है वो उसके ऊपर बायबैक कभी कर ही नहीं सकता। वो कितनी है? 25% ऑफ व्हाट? यहां पे बस नहीं, यहां पे दोनों है। यहां पे बस, क्योंकि फिर अगर इधर भी इक्विटी बोलते हैं तो फिर अलग क्या हो जाता? एग्रीगेट लिमिट में और इसमें दोनों तो सेम ही रहते हैं, तो इसलिए यहां पे क्या बोला? 25% ऑफ पेड अप कैपिटल। पेड अप कैपिटल में कौन से आ गए? दोनों, इक्विटी और प्रेफरेंस भी, प्लस फ्री रिजर्व प्लस सिक्योरिटी प्रीमियम। अच्छा, तुम्हारा डेट इक्विटी रेशियो कितना रहना चाहिए पोस्ट बायबैक? 2:1। तुमको लेक्चर देखना पड़ेगा ये क्या है समझने के लिए। नेक्स्ट, शेयर्स कैसे होने चाहिए? फुल्ली पेड अप होने चाहिए बायबैक करने से पहले। फिर आता है ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट, क्या है ये? नो फर्दर बायबैक फॉर नेक्स्ट 1 ईयर। मैंने आज बायबैक किया, मैं दूसरा बायबैक तुरंत दूसरे महीने में लाना चाहता हूं, ला सकता हूं? नहीं। कूलिंग पीरियड है बेसिकली, कि मैंने आज बायबैक किया ना तो तेरे को अगले 1 साल तक रुकना पड़ेगा दूसरा बायबैक करने के लिए। ठीक है? हाँ, अपन कंपनी से एक्ट तो पढ़ रहे हैं, तो और कुछ क्या हो गया? LLB वगैरह थोड़ी है ना इधर। अगला, कंपनी के डायरेक्टरों को क्या देना पड़ेगा? एक डिक्लेरेशन ऑफ सॉल्वेंसी देना पड़ेगा, फॉर्म नंबर SH9 में, है ना। और वो तुम फाइल करोगे किसके पास? ROC के पास। अगर तुम्हारी लिस्टेड है तो सेबी के पास भी करोगे। ठीक है? वो डिक्लेरेशन ऑफ सॉल्वेंसी क्या रहता है? एक ऐसा डिक्लेरेशन कि भाई हम आज जब बायबैक करेंगे तो पब्लिक को पैसा दे रहा हूं ना मैं, है ना, तो पहला तो ये चीज कि मैं पैसा देगा कोई दिक्कत नहीं है, पैसा तो दे सकता हूं मैं, बट पैसे देने के बाद मैं इंसॉल्वेंट नहीं होऊंगा। क्या डिक्लेरेशन है वो? कि पैसा देने के बाद मैं इंसॉल्वेंट नहीं होऊंगा। फॉरएवर क्या? फॉरएवर का तुम गारंटी दे सकते हो? नहीं। तुम गारंटी कितने टाइम की दो? बस 12 मंथ्स, है ना। जब से मैंने डिक्लेरेशन दिया है अगले 12 महीनों में मैं इंसॉल्वेंट नहीं होऊंगा, ये एक डिक्लेरेशन जाएगा। ठीक है?
इस पे सिग्नेचर रहेगी किसकी, एटलीस्ट 2 डायरेक्टर्स की। वो 2 डायरेक्टर्स में से 1 मस्ट बी एमडी, अगर रहा तो, अगर नहीं है तो फिर 2 नॉर्मल डायरेक्टर। बट अगर तुम्हारी कंपनी में एमडी है तो एक मैनेजिंग डायरेक्टर का और एक नॉर्मल डायरेक्टर का। क्लियर? तुमको पूरा का पूरा बैबैक कंप्लीट करना है कितने महीनों में? 12 महीनों में। स्पेशल रेजोल्यूशन जो भी या बोर्ड रेजोल्यूशन जो भी रेजोल्यूशन तुमने पास किया है उसके अगले 12 महीनों में ये बैबैक की प्रोसेस हो जानी चाहिए। अगर नहीं हुई तो फिर से रेजोल्यूशन पास करो। अभी आगे क्या दिया आपने को? प्रोसेस ऑफ बैबैक। नंबर 1 क्या करना है तुमको? फाइल करने का है क्या? लू लेटर ऑफ ऑफर तुम फाइल करोगे किसके पास? आरओसी के पास तुमने लू फाइल किया। कब लू फाइल करोगे? ऑफर चालू होने से पहले कि बाद में? पहले करेगा ना, लॉजिकल। और रेजोल्यूशन पास होने के बाद कि पहले? बाद। तो सेंटेंस क्या लिखा है? फाइल लेटर ऑफ ऑफर आफ्टर पासिंग रेजोल्यूशन एंड बिफोर बैबैक इन फॉर्म नंबर SH8। तो लू का फॉर्म है SH8। ठीक है? फिर तुमको वो जो लू है अपना वो ये कर देने का है, डिस्पैच कर देने का है, मतलब डिस्ट्रीब्यूट कर देना है विद इन 21 डेज फ्रॉम फाइलिंग विद आरओसी। पब्लिक को दे देने की है। क्लियर है या नहीं? फिर ऑफर पीरियड कितना बोला है? मिनिमम 15 डेज, मैक्सिमम 30 डेज। बैबैक का जो पीरियड है वो कितने टाइम के लिए विंडो ओपन रहेगी? मिनिमम 15 दिन तो रहना ही है, मैक्सिमम 30 दिन हो सकती है। अच्छा, 15 दिन से कम हो सकता है क्या? हाँ, एक केस में हो सकता है, अगर क्या? ऑल मेंबर अग्रीज, है ना? मेजॉरिटी 90% ऐसे कोई लिमिट नहीं है, ऑल मेंबर्स बोला है। मतलब 100% लोगों ने बोला कि यस चल जाएगा, तो 2 दिन का बैबैक खोल तो चल जाएगा क्या? बिल्कुल चलेगा, क्योंकि एट द एंड बैबैक किसको करना है? नहीं, मतलब बैबैक कंपनी को करना है। बैबैक में शेयर्स किसको बेचना है? कंपनी को लेने, तो किसको तो बेचने पड़ेगा ना, कंपनी को शेयर्स। कंपनी को शेयर्स खरीदने के, तो किससे खरीदेंगे? सामने कौन है? मेंबर्स है ना, शेयर होल्डर्स है ना। तो वही शेयर होल्डर्स को पूछ लिया, सारों ने हाँ बोलनी चाहिए। और मैंने उनको क्या पूछा कि मैं 5 दिन का ऑफर पीरियड खोल रहा हूँ, चलेगा ना तुमको? तो सबने हाँ बोल दिया, तो कोई दिक्कत है क्या फिर? नहीं। तो उस केस में बिलो 15 डेज का भी तुम ऑफर पीरियड खोल सकते हो। क्लियर है? फिर कंपनी को ऑफर पीरियड खोला। ऑफर पीरियड खोलने के बाद क्या कंपनी के क्लेम्स आएंगे कि मेरे को इतना शेयर बेचना है, मेरे को इतना शेयर बेचना है? हाँ ना, आएंगे नहीं आएंगे शेयर होल्डर से? जरूरी है कि वो सारे के सारे क्लेम्स सच रहेंगे? नहीं ना। मैं एज ए शेयर होल्डर, मेरे पास है 1 शेयर, मैं क्या क्लेम किया? हाँ हाँ मुझे मेरे 5 शेयर बेचने, मेरे को मेरा पैसा दे। नहीं, तो तुमको क्या करना पड़ेगा? सारे के सारे वेरिफिकेशन करना पड़ेगा कि हाँ भाई ये जेन्युइन क्लेम है या नहीं है। तो ये वेरिफिकेशन प्रोसेस कितने दिन में हो जानी चाहिए? 15 दिन के अंदर, है ना? जब से ऑफर क्लोज हो उसके अगले 15 दिन में वेरिफिकेशन हो जाना चाहिए। जैसे ही वेरिफिकेशन हो गया, तो तुमको पेमेंट कर देना है कितने टाइम में? 7 दिन के अंदर। विद इन 7 डेज तुमको पेमेंट कर देने का है। समझ रहा है क्या? जैसे ही तुमने पेमेंट किया उसके अगले 7 दिन के अंदर फिजिकली डिस्ट्रॉय कर देना है क्या? शेयर सर्टिफिकेट। बेसिकली शेयर सर्टिफिकेट क्यों डिस्ट्रॉय कर देने क्या? अभी वो शेयर्स आ चुके हैं कंपनी के पास, वो वापस आ चुके हैं वो शेयर्स, तो वो शेयर सर्टिफिकेट कोई वजूद नहीं है। तो वो शेयर सर्टिफिकेट डिस्ट्रॉय कर दो। कितने दिन है? विद इन 7 डेज, पेमेंट करने के 7 दिन के अंदर। क्लियर है क्या? हाँ है ना? इधर मेनली प्रोसेस खत्म होती है बैबैक की। अब एक फाइलिंग है कि तुमको रिटर्न फाइल करना है बैबैक का फॉर्म नंबर SH11 में। किसको फाइल करोगे भाई? आरओसी को। कितने दिन में? विद इन 30 डेज ऑफ जब से बैबैक क्लोज हुआ, है ना? मतलब जब से तुमने पेमेंट कर दिया उसके 30 दिन के अंदर SH11 रिटर्न ऑफ बैबैक 30 डेज टू आरओसी। अच्छा, ये रिटर्न ऑफ बैबैक के साथ साथ एक और चीज जाती है, दैट इज फॉर्म नंबर SH15। SH15 में क्या रहता? SH15 में एक डिक्लेरेशन होता है कि हमने जो बैबैक किया है वो विद इन द प्रोविजंस ऑफ कंपनीज एक्ट 2013 रह के किया है। क्लियर है? इसमें सिग्नेचर वही, साइंड बाय 2 डायरेक्टर्स 1 MD इफ एनी। ठीक है क्या? फिर तुमको एक रजिस्टर ऑफ बैबैक मेंटेन करना है फॉर्म नंबर SH10 में। एंट्रीज उसके अंदर जो भी करोगे इट मस्ट बी ऑथेंटिकेटेड बाय CS। वो रजिस्टर ऑफ बैबैक में क्या क्या चीजें रहेंगी? तो ये चीजें थी, नंबर ऑफ सिक्योरिटीज ब्रॉट, कंसिडरेशन, डेट ऑफ कैंसिलेशन, डेट ऑफ पेमेंट, ये सब था, कुछ बड़ी बात नहीं है। फिर अगला था मेथड ऑफ बैबैक। इसको थोड़ा इंपॉर्टेंट बोलते हैं अपन कि तुमको बैबैक करना है तो तुम कहां से कर सकते हो? शेयर होल्डर्स से। शेयर होल्डर्स में 2 तरीके आते हैं। कैसे?
मैंने शेयर होल्डर्स को लेटर ऑफ ऑफर दिया कि हे शेयर होल्डर, ये ले लेटर ऑफ ऑफर, अभी तुझे मेरे को बेचना है तो बेच, है ना, हाँ है ना, या तो और मान लो वो लेटर ऑफ ऑफर में मैंने कुछ रेशियो इस तरीके से लिख दिया 2:1 का बायबैक कर रहा हूं मैं, मतलब क्या, अगर मेरे पास 2 शेयर है तो मैं 1 शेयर खरीदने के लिए तैयार है, तो ऐसे ही बायबैक हो सकता है क्या, ये हो सकता है। तो मेथड्स ऑफ बायबैक का नंबर 1 क्या है, फ्रॉम एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स ऑन प्रोपोर्शनेट बेसिस, प्रो राटा बेसिस पे, है ना। दूसरा क्या है, फ्रॉम ओपन मार्केट, मतलब कंपनी खुद स्टॉक एक्सचेंज पे जाके खरीद रही है वो सारी शेयर्स, है ना। और तीसरा क्या है, अरे ईसॉप और स्वेट इक्विटी में भी क्या शेयर्स रहते नहीं क्या एम्प्लॉय लोगों के पास, तो क्या वो भी बायबैक हो सकता है, वो भी बायबैक हो सकता है, क्लियर है, हाँ है ना। अच्छा, एक बार तुमने बायबैक कर दिया, एक बार तुमने बायबैक कर दिया तो तुम वही ई शेयर्स, मान लो मैंने आज इक्विटी शेयर का बायबैक कर दिया, है ना, 2 दिन बाद मैं इक्विटी शेयर्स इश्यू कर रहा हूं पब्लिक को, कर सकता हूं। तुम लॉजिकली सोचो, तुमने क्या किया, इक्विटी शेयर्स का बायबैक किया कंपनी के पास से, है ना, कंपनी ने शेयर होल्डर से इक्विटी शेयर का बायबैक किया, फिर कंपनी ने ठीक है उनको पेमेंट वगैरह पूरा बायबैक का प्रोविजन उन्होंने कंप्लाई कर दिया, फिर 1 हफ्ते बाद उठ के कंपनी शेयर्स फिर से इश्यू कर रही है। भाई अगर तुमको शेयर्स इश्यू ही करने थे तो तुमने बायबैक क्यों किया, क्यों इतनी मगजमारी करी, तो वहां पे प्रोविजन डाल के रखा है कि नो फर्दर इश्यू ऑफ सेम काइंड ऑफ सिक्योरिटीज, है ना, मेरे को प्रेफरेंस देने हैं, मेरे को डिबेंचर्स देने हैं तो मैं दे सकता हूं, है ना। सेम काइंड ऑफ सिक्योरिटीज अगर मेरे को फिर से इश्यू करने तो मैं नहीं कर सकता हूं, कब तक, 6 महीने तक, है ना, 6 महीने के बाद कर कोई दिक्कत नहीं है, बट 6 महीने तक तो फिर से वही सेम इश्यू नहीं लाएगा, है ना। एक्सेप्ट ये केसेस में ला सकता हूं मैं, क्या क्या केसेस है वो, अगर तुम बोनस शेयर ला रहे हो, कन्वर्जन कर रहे हो वारंट्स का, स्टॉक को तुम, अच्छा ये ईसॉप वगैरह की स्कीम के तहत शेयर्स दे रहे हो, स्वेट इक्विटी शेयर्स दे रहे हो, या कन्वर्जन हो रहा है प्रेफरेंस या डिबेंचर्स का, तो उस केस में इश्यू हो सकता है। प्राइस बढ़ गया और उस हिसाब से उनको फिर से ऐसा करना, मतलब खरीदा लोअर प्राइस और उनका प्रेडिक्शन रहेगा पर कल को प्रॉफिट रहेगा, हाँ खरीद लिया उनका इंटेंशन तो प्रॉफिट करना है। नहीं 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 नहीं, वो कंपनी ने जो शेयर्स खरीदे ना, वो शेयर्स अभी एग्जिस्टेंस में ही नहीं है, कंपनी जो शेयर खरीदे वो एग्जिस्टेंस में ही नहीं है, तो उस बेचने की बात ही नहीं आती है वो, समझ रहे, वो शेयर सर्टिफिकेट हो जाते हैं डिस्ट्रॉय, वो कैंसिल, खत्म, कैपिटल खत्म है वो, ऐसा बताना है। हाँ, अरे जो शेयर मैंने दिए थे वो मैंने वापस ले लिया, तो वो शेयर्स एग्जिस्ट ही नहीं करते, ठीक है, तुम्हारा बैलेंस शीट में कैपिटल उतने से कम हो जाएगा जितना तुमने बायबैक किया है, समझे, उधर से कैपिटल कम होगा, इधर से तुम्हारा कैश या रिजर्व जहां से भी तुमने पैसा दिया वो कम होगा, तो ऐसे असर टाली हो जाती है, ठीक है, ये पनिशमेंट की बात है, हटा दो। फिर ना तो एक सेक्शन था, सेक्शन नंबर 70 बायबैक का, ये इसमें बात करते हैं अपन प्रोहिबिशन टू बायबैक, कि बायबैक कौन से केसेस में तुम नहीं कर सकते, प्रोहिबिट करके रखा है। कितने केसेस है टोटल देखोगे तो बस 4 केसेस है, कितने केसेस है, 4 केस, अगर ये 4 में तुम किधर भी फंसे तो तुम बायबैक नहीं कर सकते। नंबर 1 क्या, भाई मैं क्या कर रहा हूं, मैं होल्डिंग मैं कंपनी हूं, मैंने मेरी एक सब्सिडरी बनाई और वो सब्सिडरी को बोल रहा हूं कि जा मेरे शेयर्स खरीद, वैसे भी सब्सिडरी होल्डिंग ही नहीं खरीद सकती, अपन ने सेक्शन 19 में ही पढ़ा था, ये पहले ही पढ़ा था ये, हाँ, तो ये सबसे पहला प्रोहिबिशन है कि तुम सब्सिडरी के थ्रू बायबैक नहीं कर सकते हो। दूसरा, मैं क्या कर रहा हूं, ठीक है मैं नहीं कर सकता, सब्सिडरी नहीं कर सकती, एक इन्वेस्टमेंट कंपनी बताएगा तुमको क्या रहती, इट इज अ टाइप ऑफ कंपनी जिसका काम क्या रहता है, इन्वेस्टमेंट वगैरह का चीजें देखना, है ना, काइंड ऑफ म्यूचुअल फंड कंपनीज वगैरह बोलते हैं, है ना। तो मैं क्या किया, मैं वो इन्वेस्टमेंट कंपनी के पास गया और उसको बोला कि है इन्वेस्टमेंट कंपनी, मैं तेरे को पैसा देता हूँ, पैसा ले और मेरे शेयर जा मार्केट से खरीद ले। वो तो खरीद ही सकती है ना, वो इन्वेस्टमेंट कंपनी है, वो क्या बताएगी मैंने इन्वेस्टमेंट किया है, बट एट द एंड मेरा मोटिव क्या, बायबैक करना ही था, हाँ ना, तुम ऐसे भी नहीं कर सकते हो, तुमको आना है तो पूरा सेक्शन 68 69 को फॉलो करते हुए आना है, तो एक इन्वेस्टमेंट कंपनी के थ्रू भी तुम ये बायबैक नहीं कर सकते। फिर 2 चीजें बात करती है डिफॉल्ट के बारे में, अगर आपने डिफॉल्ट किया है, 4 चीजें याद रखना है, डिफॉल्ट किया है 4 चीजों में, कौन, रीपेमेंट ऑफ डिपॉजिट, डिबेंचर, प्रेफरेंस शेयर, टर्म लोन, कौन से बताओ, डिपॉजिट, देखो पूरा डेट याद करो, डेट में क्या क्या आता है, डिपॉजिट, डिबेंचर्स, प्रेफरेंस शेयर और क्या, टर्म लोन एंड टर्म लोन, ये 4, तब ये 4 लोगों पे तुमने रीपेमेंट पे डिफॉल्ट किया है या उनके इंटरेस्ट पे डिफॉल्ट किया है। प्रेफरेंस केस में इंटरेस्ट नहीं आएगा, प्रेफरेंस के केस में क्या आएगा, डिविडेंड आएगा, है ना, तुमने उस पे डिफॉल्ट किया है तो तुम बायबैक नहीं